हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। पहला है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बी में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी में है डिस्पर्सन, डी में है स्कैटरिंग। तो हमारे पास 4 फेनोमेना यहाँ पे दिए हुए हैं। पूछा जा रहा है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब तारों का टिमटिमाना किस फेनोमेना पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता कैसे है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं पहले इस फिगर में कि स्टार का यहाँ पे 2 पोजीशन दिखाया गया है, एक अपेरेंट पोजीशन है और एक एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तारा के पास अपना खुद का लाइट होता है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और वो कभी टिमटिमाते नहीं है। हमें बस ऐसा प्रतीत होता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनके पास खुद का लाइट होता है और वो कॉन्टीन्यूअस चलते रहते हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो टिमटिमा रहे हैं? हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ से किसी भी स्टार का दूर, अर्थ से किसी भी स्टार का दूरी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमारे पास अर्थ में बहुत सारे लेयर्स हैं, उसको फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। या हमें अगर वहाँ तक देखना है तो सारे लेयर्स को हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। अब सभी लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे धरती के करीब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर जाते जाएंगे तो कम होते जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमें स्टार एक पर्टिकुलर टाइम पे दिखा। अब ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होते होते हमें ऐसा लगता है कि वो तारा अभी वहाँ पे था और थोड़ी देर के लिए गायब हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो वही रहता है। हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहाँ से गायब हो गया और फिर थोड़ी देर बाद दिखने लगता है। ठीक है, तो मेन फेनोमेना हमारा यहाँ पे होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Now coming to question number 2, who discovered that white light consists of 7 colors? मैंने बताया था आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट में प्रीवियस वीडियो में कि वाइट लाइट में 7 कलर्स छिपे होते हैं। ठीक है, तो इसे किसने डिस्कवर किया था? ए में है न्यूटन, बी में आइंस्टीन, सी में गैलीलियो एंड डी में आर्किमिडीज। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ए, न्यूटन। न्यूटन जो थे उन्होंने ये डिस्कवरी किया था कि वाइट लाइट में 7 कलर्स छिपे होते हैं, और उन्होंने वो डिस्कवर कैसे किया? यूजिंग प्रिज्म। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हाउ मिनट्स फॉर हाउ मिनट्स कैन वी सी सन आफ्टर एक्चुअल सनसेट? मतलब सनसेट होने के बाद भी हम सूर्य को कुछ देर तक देख सकते हैं। कितने देर तक? तो ए में है 4 मिनट्स, बी में है 2 मिनट्स, सी में है 1 मिनट्स एंड डी में है 5 मिनट्स। तो इसका आंसर देखते हैं, बी, 2 मिनट्स इसका आंसर होगा। ओके, अब ये एक्चुअल में होता कैसे है ज़रा हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक अर्थ है, अर्थ पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, उसके बाद ये हॉराइजन है। हॉराइजन किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि स्काई और अर्थ मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? सन को देख रहा है। ठीक है, एक सन का अपरेंट पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो एक्चुअल में सनसेट हो गया है। ठीक है, मतलब सूर्य डूब चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सूर्य अभी नहीं डूबे। ऐसा क्यों लग रहा है? इसमें भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। हमें अगर सन को देखना है तो हमें अर्थ के बहुत सारे लेयर्स को ट्रैवल करना पड़ेगा, और डिफरेंट लेयर ट्रैवल करते करते जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होते होते हमें ऐसा लग रहा है कि अर्थ नहीं सन वो नहीं डूबे है अभी तक। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्काई लुक्स ब्लू टू अस? हमें स्काई ब्लू क्यों दिखते हैं? ठीक है, तो ए में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी में है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सी में है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डी में है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग इसका आंसर ही देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सी में है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? हमें पता है कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ओके, और पहला जो होता है जिसका कलर, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ रेड कलर। ओके, रेड कलर क्या होता है? डायरेक्टली आके आपका अर्थ पे फॉल हो जाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वो स्कैटर्ड बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, वायलेट, वो स्कैटर करता है। ठीक है, तो वायलेट स्कैटर कर रहा है तो हमें आकाश तो वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन आकाश तो ब्लू दिख रहा है। तो ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि वायलेट के फिर पीछे
एक पीछे आएंगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। अब ब्लू भी स्कैटर कर रहा है तो ब्लू का जो शेडिंग होता है वो ज़्यादा शेडिंग होता है, मतलब ब्लू जो होता है वो वायलेट को इग्नोर कर देता है। इग्नोर कहने का मतलब उससे दबा देता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ब्लू कलर का ज़्यादा प्रभाव दिखता है और आकाश हमें ब्लू दिखाई देता है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई इफ सीन फ्रॉम मून। अगर हम मून से स्काई को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ऑफ कोर्स है ये हमें ब्लैक दिखेगा। ब्लैक क्यों दिखेगा, क्योंकि मून के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है तो कोई रिफ्रैक्शन वहाँ पे बेसिकली नहीं होगा, कोई डिस्पर्सन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, तो कोई फेनोमेना नहीं होगा वहाँ पे। जब फेनोमेना ही नहीं होगा तो हमें ब्लैक कलर का दिखेगा। लेकिन अर्थ पे ब्लू क्यों दिखा, क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, तो इसीलिए हमें ब्लू दिख रहा है। बट मून से हमें ब्लैक दिखाई देंगे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वाई रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल। बिकॉज द रेड कलर है मैक्सिमम वेवलेंथ, बी में है बिकॉज रेड कलर है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सी में है बिकॉज रेड कलर डेविएट्स मोस्ट, डी में नन ऑफ द अबव। तो आप लोग को पता होगा कि रेड कलर हम लोग डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेड कलर जो है वो हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। दूर से ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण वो हमें दूर से ही दिख जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिकॉज रेड कलर है मैक्सिमम वेवलेंथ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, विच फेनोमेना इज सीन इन रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स में कौन कौन से फेनोमेना दिखते हैं। पहला है डिस्पर्सन, बी में है रिफ्रैक्शन, सी में है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी में है रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए हम लोग पहले रेन ड्रॉप्स को देखते हैं। ये हमारा रेन ड्रॉप्स है, सनलाइट आ रहा है और रेन ड्रॉप में इन कर रहा है। इन करते समय यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रहा है। अब क्या हो रहा है, विद इन रेन ड्रॉप रिफ्रैक्शन के बाद वो रेन ड्रॉप के फाइनल पॉइंट पे गया है और वहाँ से क्या हो गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब अंदर में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे दो फेनोमेना हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डी इज़ आवर आंसर, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, वाइट, ब्लू, रेड, ब्लैक। सेम क्वेश्चन बोल सकते हैं आप कि अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, मतलब मून जैसा हो गया कंडीशन, तो फिर स्काई कैसा दिखेगा, आंसर होगा हमारा ब्लैक। ब्लू क्यों दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर होने के कारण जो वाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स हैं और उसका डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है, स्प्लिटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब सारा फेनोमेना हो रहा है, इसलिए दिखता है। लेकिन एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, तो सिंपल ब्लैक दिखेगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच कलर विल बी स्कैटर्ड मोर। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, मतलब फैलेगा। ए में है ब्लू, बी में है रेड, सी में है बोथ रेड एंड ब्लू, डी में नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया कि VIBGYOR हमारे पास 7 कलर्स हैं। तो जो रेड होता है वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है और वायलेट जो होता है सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो रेड जब सबसे कम होगा तो आंसर हमारा ऑफ कोर्स ब्लू हो जाएगा, ए, ब्लू इज़ आवर आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, वाई स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। हाँ, ये बहुत अच्छा फेनोमेना है। आप लोग देखते होंगे जब सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है तो स्काई कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो होता है वो स्कैटर्ड करने लगता है, इसीलिए हमें रेड कलर दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। बट हाउ, वो हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअल में होता ऐसा है कि जो ब्लू कलर होता है, जो मैंने आपको बताया था, ब्लू कलर हमें ब्लू स्काई ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा है और हमें दिख रहा है, तो सिंपली हम लोग ब्लू स्काई देखते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन जो होता है वो हॉरिजिन के पास होता है। हॉरिजिन मतलब जहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्काई और अर्थ मीट कर रहे हैं। तो अगर हम 12 नून का बात करें तो सन हमारे सबसे नज़दीक रहते हैं, और मॉर्निंग इवनिंग का बात करें तो सन हमारे सबसे दूर रहते हैं, मतलब हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम भी स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा ब्लू वायलेट ही होता है, उसके बाद ब्लू भी होता है, लेकिन वो सबका वेवलेंथ सबसे कम होता है तो वो स्कैटर्ड होके हमारे साइड से दूर रह जाते हैं। लेकिन रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है,
वो स्कैटर्ड होते होते फाइनली हमें दिख जाता है। तो इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट के टाइम स्काई रेड दिखते हैं। ओके, so that's it for today, and that's it for chapter number 2, human and the colorful world. Okay, so thank you for watching, have a nice day.